हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित वीडियो से लेकर के। आज ये वीडियो है 16 महाजनपद से रिलेटेड, क्योंकि हमने पीछे का सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर 16 महाजनपद का विकास कैसे हुआ और क्या कारण था इन महाजनपदों के विकास का, है ना। तो सबसे बड़ा कारण ये था कि धीरे धीरे इनकी जो कबीलाएं थी वो बड़ी होती जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा कि सबसे पहले क्या था, जन था, है ना। यही जन जनपद में कन्वर्ट हुआ, है ना, और जनपद से महाजनपद हो गया, है ना। जनपद से क्या हुआ, महाजनपद हो गया। तो धीरे धीरे ये महाजनपद, उसी महाजनपद में से कुछ ऐसे महाजनपद भी रहे। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार संपूर्ण पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। यानी जो अभी का आप तक्षशिला और पाकिस्तान में देख रहे हो, ये भी भारत का क्षेत्र था। हालांकि पाकिस्तान में केवल एक ही महाजनपद अभी वर्तमान में, अगर हम काउंट करें पाकिस्तान को रख करके, वो है गांधार, है ना, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। और बाकी के जो हमारे अपने महाजनपद हैं, जैसे ये वाला हिस्सा क्या था, ये पे है लोकेशन तक्षशिला के, है ना। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है, यही तक्षशिला। और बाकी अपने 14 उत्तर भारत में थे, और एक ये वाला लोकेशन है दक्षिण भारत का, जिस महाजनपद का नाम था अशमक, है ना। तो अशमक महाजनपद था। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर महाजनपद का विस्तार कैसे हुआ और क्या कारण थे कि महाजनपद इतना विकसित हुआ। तो किसी भी समाज के विकसित होने का कोई एक कारण तो होता नहीं है, कई सारे कारण होते हैं। तो उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला कि हम यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं कि 16 महाजनपद, इसके कारक को हम लोग देख रहे हैं। पहला कारण ये होगा इसका कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन जो हुआ, है ना। दूसरा सबसे बड़ा कारण हम मानेंगे कि भौगोलिक स्थिति भी इसके इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही। इनकी भौगोलिक स्थितियां जैसी थी उसके अकॉर्डिंग ये ग्रो की। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मानेंगे कि आर्थिक, है ना। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण था वो था धार्मिक। उस समय में बोला जाता है कि लगभग 63+2 नए धर्मों का उदय हुआ था। कितना, 63+2। किसी किसी बुक में 63 ही लिखता है, बट 63+2 का मतलब 63 तो धर्म थे ही, और 2 जो था वो जैन और एक बौद्ध था। तो ये विकसित हुई, ये इसका कारण था महाजनपद के विकसित होने का। क्या कारण था, राजनीतिक कारण में अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया ना कि 16 महाजनपदों की जो चर्चा होती है वो कहाँ कहाँ मिलती है। तो 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जैसे ग्रंथों मिलती है। भारत में 16 महाजनपद थे, है ना। तो अगर हम इसके राजनीतिक कारण की बात करें या इसकी बात करें कि राजनीतिकरण क्या था, ये सारी चीजें इस तरह से थी, तो उसके बारे में सबसे पहला कारण ये है। तो राजनीतिक कारण से स्टार्ट करते हैं हम लोग। राजनीतिक कारण के जो राजा थे, है ना, जो राजा थे वो धीरे धीरे अपने कहेंगे कि समृद्धि को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किए। और जैसे जैसे छोटे छोटे जो मैंने लिखा ना वहां पे पीछे वाले स्लाइड में कि जन थे, जन से जनपद हुए और जनपद से महाजनपद हुए। तो धीरे धीरे जो छोटा एरिया था वो क्या होना शुरू हुआ, विकसित होने लगा, बड़ा होने लगा, है ना। तो ये निकल के आया, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये था कि राजाओं के पास धन की अधिकता होने लगी, और जिसके कारण ये विस्तृत हुआ। सबसे बड़ा रोल निभाएगा क्या, भौगोलिक स्थिति इसकी, है ना। भौगोलिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें कि भौगोलिक कारण से क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि ये क्या था, गंगा घाटी के या नदी सभ्यता के रूप में कह सकते हैं। इसलिए कहेंगे ना इसको नदी सभ्यता या नदी महाजनपद। रीजन ये है कि जितने भी आप महाजनपद को देखोगे ना वो सारे कहाँ थे, वो लगभग आपको सारे कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे नदियों के, किसी न किसी नदियों के किनारे, है ना। तो नदियों का होना भी एक बड़ा इसका कारण था, इसके विकसित होना का। क्यों, क्योंकि नदियां थी तो जल संसाधन था, है ना, जल संसाधन था। और जल संसाधन अच्छा था तो कृषि व्यवस्था अच्छी थी, है ना। और कृषि व्यवस्था अच्छी थी तो अधिशेष था, है ना, अधिशेष था। और अधिशेष था तो व्यापार था, और व्यापार था तो धन था, और धन था तो राजा था, है ना। तो ये एक बड़ा कारण था। और जल संसाधन थे तो उपजाऊ मिट्टी थी, मिट्टी था तो कृषि था, कृषि था तो अधिशेष था, अधिशेष था तो व्यापार था, और व्यापार था तो उस व्यापार को संचालित करने के लिए कोई ना कोई राजतंत्र रहा होगा। और रहा होगा नहीं,
इसलिए इस महाजनपद की जो प्रामाणिकता है इसलिए ज्यादा मानी जाती है सटीकता के साथ, क्योंकि हमारे पास पीछे जितने भी हमने चैप्टर में देखा कि उसके सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन महाजनपद काल के साहित्यिक साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपने व्यू दिए, इवन जैन और बौद्ध ग्रंथों ने भी अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है कि हाँ महाजनपद थे और इस तरह की व्यवस्था थी वहां पे, है ना। तो महाजनपद थे। फिर राजा था। राजा अगर था तो हम कहें कि नगरीकरण था, है ना, क्योंकि राजा है तो वो चीजों को क्या करेगा, एक वे में एक डायरेक्शन में संभालेगा, है ना, सहेज के रखेगा। तो राजा था तो नगरीकरण था, और इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। रीजन क्या है इसके द्वितीय नगरीकरण का, है ना, क्यों कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण? प्रथम नगरीकरण कौन सा है? प्रथम नगरीकरण हड़प्पा है ना। द्वितीय क्यों कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि ताम्रपाषाण और कांस्य युग मिला तो प्रथम नगरीकरण की सभ्यता दी। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का जीवन सरल हुआ। कांसा और तांबे से धातुएं बनने जब आए, धातु युग आया और लोगों ने हथियार बनाना, औजार बनाना, बर्तन बनाना, ये सब चीजें शुरू किया, तो वो प्रथम नगरीकरण था। जंगलों को साफ करना आसान हुआ, घर बनाना आसान हुआ, पक्की ईंटों का घर मिलने लगा, वगैरह वगैरह चीजें हुई। तो वैसे ही द्वितीय नगरीकरण क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, है ना। मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को कि उत्तर वैदिक काल के बाद से जो आई सभ्यता उसे कहा गया कि ये द्वितीय नगरीकरण था। क्यों? क्योंकि लोहा था तो जमीनों को, जंगलों को काटना आसान हुआ, जंगल कटे तो कृषि हुआ, कृषि हुआ तो अधिशेष हुआ, अधिशेष हुआ तो व्यापार हुआ, और व्यापार हुआ तो प्रशासन को बेहतर करने के लिए राजतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन महाजनपद के काल में कुछ ऐसे बड़े महाजनपद विकसित हुए जिन्होंने पूरी तरह से अस्थायित्व प्रदान किया। स्थायित्व का मतलब कि जैसे मगध का आप नाम सुनोगे, है ना। एक समय ऐसा था कि महाजनपद के शासन काल में, महाजनपद काल में मगध पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो रीजन क्या था उनके मगध के कि जब हथियार हुए तो सेना भी हुआ उसको चलाने के लिए, है ना। आपने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में एक हथियार दिखाता है जिसे पुराने समय का था। महाजनपद काल में एक राज्य था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगिरी या गिरिव्रज, जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। और वहां का जो शासक था, पहला शासक जो हुआ, अगर एक कहेंगे कि अस्थायित्व रूप से, वैसे तो पहला जो वंश है वो बृहद्रथ वंश है, लेकिन दूसरा जो वंश हुआ हरेक वंश, और हरेक वंश का दूसरा शासक हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बज्जी महाजनपद पे जब आक्रमण किया, तो बज्जी महाजनपद पे आक्रमण करने का उसके पास ये था कि उसके पास हथियार वैसे थे। एक था रथ मूसल और दूसरा था महाशिला कंटक, है ना। रथ मूसल का मतलब ऐसा, जैसे बाहुबली में देखा होगा आपने, बड़े बड़े पत्थर होंगे और हाथियों से खींच के उसे पहाड़ों से लुढ़काया जाता होगा, पूरी सेना उसके नीचे दब के खत्म हो जाती थी, वो रथ मूसल था। और महाशिला कंटक आपने देखा होगा कि एक ऐसे कुछ लगाने वाला, पकड़ने वाला रहा उसमें, और बहुत सारे चेन निकले होते हैं, उस चेन में ऐसे पतले पतले ब्लेड नुमा लगे होते हैं, या ऐसे बॉल रहते हैं उसमें, नुकीले पॉइंटेड ऐसे बने होते हैं। उसको ऐसे ऐसे घुमाते हुए चलो, जितने लोग आ रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, इस तरह का। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक का पहला प्रयोग हुआ कब? अजातशत्रु के काल में। तो कैसे हुआ, क्या रीजन था? क्योंकि उनके पास लोहे था और उन्होंने उस तरह के हथियार बनाए, इस युद्ध में पहली बार प्रयोग किया गया, है ना। तो ये चीजें हुई। तो द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया किसने? तो लोहा ने, इसलिए इसको कह सकते हैं। दूसरा ये होता था कि आपने देखा ना कि जब जंग था, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता थी, तो उस समय राजा का क्या होता था कि चयन होता था, इलेक्शन नहीं होते थे, बट जो कबीला वाले लोग थे वो आपस में डिस्कस करते थे, और डिस्कस करने के बाद राजा को चयन कर लेते थे, है ना। और उसके बाद ये हुआ कि उत्तर वैदिक आया तो वही जनपद हुआ, और उत्तर वैदिक के एंड होते होते ही राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी राजा का पद, राजा का जो बेटा होगा वो राजा होगा, बड़ा बेटा, इस तरह का। जैसे महाभारत में भी आप देखते हो ना, इसी प्रक्रिया को दोहराई गई है। महाभारत भी क्या था? महाभारत जो आप देखते हो वो भी एक महाजनपद, कुरु महाजनपद हुआ करता था। कुरु महाजनपद के बारे में उल्लेख है कि अगर आप इसमें मैप में देखो तो ये वाला लोकेशन है जो तक्षशिला मैंने बताया ना, तो ये यहीं की राजकुमारी थी, गांधार, नरेश की पुत्री गांधारी, और जिनका विवाह होना था किससे? धृतराष्ट्र के साथ। क्यों? क्योंकि ये बात सबको पता थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान था। किसको? गांधारी को भगवान शिव से आशीर्वाद था। तो भगवान शिव के आशीर्वाद की वजह से कौन? भीष्म पितामह जो है, ये बात उन्हें जब भविष्यवाणी होती पता चलती है तो वो रिश्ता लेकर के जाते हैं और अपनी एक बड़ी सेना लेकर के जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कुरु यहाँ पे, और यहाँ से, ठीक है, कुरु को लोकेशन से यहाँ पहुंचते हैं, और बॉर्डर पे जैसे ही पहुंचते हैं गांधार नरेश विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सेना बड़ी थी, वो डर जाते हैं हथियार और सेना को देख करके, और बोलते हैं कि ठीक है शादी कर लो, और शादी हो जाती है धृतराष्ट्र से, किसकी? गांधारी की।
तो कुरु अपने आप में उस समय का सबसे बड़ा महाजनपद था, और वहां भी ऐसे ही चुनाव होता था। आखिर इतना बड़ा महाभारत भी तो उसी के लिए हो गया ना, कि राजा का बेटा राजा होगा, जो बड़ा होगा वो होगा। तो इस तरह की जो नीतियां थी कि वंशानुगत हो गया, राजा का पद क्या हुआ, वंशानुगत हो गया। ठीक है। उसके अलावा हम कहें कि दूसरी जो सबसे बड़ी ये था कि ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल आते थे, जैसे कई सारे कबीलाओं का जन्म हुआ। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा है भी पिछले चैप्टर में, कि भरत, कुरु, इस तरह के ये छोटे छोटे कबीलाएं क्या हुए जन्म लिए। ये तो सब कुछ चल रहा था, राजतंत्र और वगैरह वगैरह। उसके अलावा आखिर धार्मिक सभ्यता जो मैंने बताया ना कि 63+2 नए धर्म थे, तो उसमें बौद्ध और जैन मुख्यतः फोकस थे, है ना। बौद्ध धर्म को बोला जाए कि आखिर क्यों उदय उदय हुआ, क्योंकि दैनिक कर्मकांड इतना ज्यादा बढ़ गया था। थेरी गाथा नामक एक ग्रंथ है बुद्ध का, जातक कथाओं से संबंधित, जिसमें लिखा हुआ है कि बोलते हैं बुद्ध की एक बार ऐसा होता है कि एक शूद्र होता है, ठीक है, और उसको एक ब्राह्मण कन्या देख लेती है गलती से। वो भागती हुई जाती है और नदी के पानी से अपने नेत्र को 101 मर्तबा धोती है, 101 बार। क्यों? क्योंकि उसके नेत्र अशुद्ध हो गए, इसलिए उसने, क्योंकि उसने शूद्र को देख लिया। तो ये क्या थी, उस समय की स्थिति थी, उस समय की दयनीयता थी। और हालांकि महाजनपद काल आते आते ये थोड़ा सा कम हुआ, इवन आप कहेंगे मौर्य प्रशासन में और कम हो गया, क्योंकि मौर्य प्रशासन में शूद्रों को खेती करने का भी अधिकार दे दिया गया था। लेकिन उस समय था इस चीज की प्रकाश। महाजनपद काल में ही बुद्ध के एक जातक कथा जिसका नाम है सेती कथा, उसमें सेती कथा में लिखा हुआ है कि बुद्ध ने जब विरोध किया इस चीज का कि ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाए और सबको एकता मिलाया जाए, यूनिटी मिलाया जाए, इस तरह का जो उनका उपदेश था, एक्चुअल में तो है यही ना, बौद्धिज्म से ही तो निकला हुआ इक्वालिटी, कि सब कोई समान है। तो उन्होंने जब इस चीज को गौर किया और इस पे पहुंचा, तो ये माना जाता है कि उन्होंने जो अछूत जाति के लोग थे उन्हें शहर में आने की अनुमति दे दी। और जब शहर में आने की अनुमति दे दी, तो ब्राह्मण लोग भाग, और जो मैंने पिछले क्लास में बताया ना कि शूद्र को अपने गले में ढोल टांग के बजाते हुए चलना था, ताकि उसकी आवाज सुन के लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और किसी बड़ी जाति पे उनका परछाई ना पड़े। तो बुद्ध ने ये ढोल वोल निकलवा के फेंकवा दिया, तो लोग आते थे तो देख लेते थे, तो अपने आप को शुद्ध करने में लग जाते। तो ऐसा माना जाता है कि उस काल में, महाजनपद के काल में, यानी बौद्ध के शासन काल में, ये कह या बौद्ध बुद्ध काल में, कि जो ब्राह्मण थे वो शूद्रों को देख के दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि अगर उनके बॉडी से हवा स्पर्श करके और उनके बॉडी को छू दिया तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरह की धारणा थी लोगों की, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जाकर के खत्म हुआ, और इस तरह से महाजनपद का विकास हुआ। और महाजनपद से फिर बुद्ध काल, जैन काल, और उसके बाद महाजनपद में भी इतने सारे महाजनपद थे, है ना। 16 महाजनपद में बता रही हूँ, और 16 महाजनपद में से सिर्फ बौद्ध ग्रंथ, सॉरी, मगध ही क्यों उत्कर्ष हुआ, मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, सवाल ये है ना, कि मगध ही आखिर इतना क्यों प्रफुल्लित हुआ, क्यों आगे बढ़ा। तो इस सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगी आपको। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे, और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू बच्चा लोग।